वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग स्टडीज़। मैं हूँ ऋषुराज और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। लास्ट वीडियो में हमने शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का एप्लीकेशंस क्या है और क्या यूजेस है हमारे सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने डिफाइन करने के लिए कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है। जैसे आप दो बुक कंसिडर कर लो, मतलब दो बुक अपने बेड पे रख लो, ठीक है। जो दोनों बुक की जो थिकनेस होगी वो इक्विवेलेंट होगी, है ना। समान थिकनेस की दो बुक रख लो, ठीक है। उस पर एक स्केल रख दो। स्केल जो हमारा होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, एक स्ट्रेट स्केल होगा आपका, और ये हमारा इनिशियल पोजीशन होगा। हम लोगों ने इस पे 4 पॉइंट दिखा दिए सपोर्ट पे, ए बी सी। बी सी आपका स्केल पे है और डी फिर सपोर्ट पे। ये बुक में एज ए सपोर्ट यहाँ पे रख रहा हूँ, मतलब ये बुक को आप एज अ कॉलम या एज ए सपोर्ट आप यहाँ पे रख लो। और ये जो स्केल है, इस स्केल को एज अ बीम आप मान लो कि ये हमारा जो स्केल है वो हमारा बीम है, ठीक है। ये जो कंडीशन है आपका फिगर 1 में, ये बिफोर लोडिंग है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब स्केल पे ये लोड, अब ये लोड कैसे पुट करोगे, फिंगर से पुट कर लो या किसी मार्कर है तो मार्कर से स्केल पे लोड दे दो। ये मैंने स्केल पे लोड डाल दी, ठीक है। जैसे ही हमने लोड उस पर पुट किया तो हमारा स्केल जो है वो एक कर्व बनाएगा, और वो कर्व क्या होगा, कुछ इस टाइप से एक कर्व बनाएगा हमारा स्केल, ठीक है। और उसी कर्व को हम लोग बोलेंगे यही हमारा डिफ्लेक्टेड शेप है। जो डिफ्लेक्टेड शेप बनाएगा हमारा स्केल, उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्लेक्टेड शेप और इलास्टिक कर्व, है ना। तो ये कंडीशन है हमारा आफ्टर लोडिंग का, है ना। तो ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये हमारा इनिशियल पोजीशन दिखा रहा है यहाँ पे। ये हमारा इनिशियल पोजीशन है यहाँ पे, ये वाला पार्ट जो आपका इनिशियल पोजीशन है। और आफ्टर लोडिंग ये इनिशियल पोजीशन से जो बी हमारा इनिशियल पोजीशन पे था और फाइनल पोजीशन पे जब आया तो ये हो गया बी डैश। तो ये बी पॉइंट जो है यहाँ से चल के जो यहाँ आया और ये हो गया बी डैश। तो इसके बीच का जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इसे ही हम बोलेंगे बी डैश। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच का, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन है, ये सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन है, मतलब सी से सी डैश तक की डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा सी पॉइंट का डिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये आफ्टर लोडिंग का कंडीशन है। अगर मुझे डिफाइन करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, डिफॉर्मेशन ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, ये आपका इनिशियल पोजीशन है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑन इलास्टिक कर्व, इसको इलास्टिक कर्व या डिफ्लेक्टेड से बोल सकते हैं, इज नोन एज डिफ्लेक्शन। वैसे ही अगर स्लोप हम लोग देखें तो स्लोप क्या होता है कि मान लो कि ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है और ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट है, ठीक है। अब इनिशियल पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो और फाइनल पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, उस पॉइंट का स्लोप कहलाएगा। अब इसका डिफिनेशन का बात करें तो इसकी डिफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं, द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन ऑन द इलास्टिक कर्व इज नोन एज स्लोप। स्लोप को हम लोग हमेशा रेडियन में मेजर करेंगे इसमें, है ना। जो यूनिट होगी इसकी वो रेडियन में होगी, और जो डिफ्लेक्शन को होगा हम लोग इसमें mm में मेजर करेंगे। अब अगर मैं बात करूं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की यूजेस की, कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की क्या यूजेस है, तो एक्चुअली जो हमारा बीम होता है, जो कि एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है बीम,
बीम पे कोई लोड आ रहा है और बीम का अपना सेल्फ लोड है, उसके वजह से भी क्या होता है, बीम में डिफॉर्मेशन काउज होता है। ठीक है, बीम में डिफॉर्मेशन आएगा। बीम में डिफॉर्मेशन जनरली 2, 3, 4, 5 बहुत ही कम डिफॉर्मेशन, बहुत ही कम वैल्यू का डिफॉर्मेशन हमारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बीम में देखने को मिलता है, जो कि हमारे घर में जो बीम है उसमें भी एक्चुअली डिफॉर्मेशन हो रहा होगा या फिर हुआ भी होगा, तो हमें पता नहीं चल पाता। लेकिन वही डिफॉर्मेशन जो है, ये स्मॉल क्वांटिटी का डिफॉर्मेशन, ये स्मॉल वैल्यू भी हमारे बीम में क्रैक्स डेवलप कर सकता है, हमारे बीम को फेलियर करने का कारण हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे बीम में ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो जिसके वजह से हमारा क्रैक्स हो जाए, है ना। कुछ परमिसेबल डिफ्लेक्शन होता है, जैसे कि परमिसेबल लिमिट का हमारा डिफ्लेक्शन होता है 2-3 mm का डिफ्लेक्शन होता है, जिसके वजह से कोई क्रैक्स डेवलप नहीं होता है। तो उसी डिफ्लेक्शन को अगर ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो जाता है तो हमारा बीम में फेलियर भी हो सकता है, क्रैक्स भी डेवलप हो सकता है, लेकिन 1-2 mm का डिफॉर्मेशन होता है जिसके वजह से कोई क्रैक्स वगैरह डेवलप नहीं होता है। एक्चुअली ये जो टाइप्स ऑफ बीम है इसके लिए अलग अलग डिफॉर्मेशन कंट्रोल है, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, जो कि हमें डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में इस चीज़ को पढ़ना है कि हम लोग डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो वहाँ इस बात को हम लोग पढ़ेंगे कि वहाँ पे डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कैसे किया जाए। अभी बस हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर में कैलकुलेट करेंगे कि हमारे बीम में स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट होता है, वो हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो वहां हम लोग डिफ्लेक्शन कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग डिफ्लेक्शन को प्रिवेंट कर सकें, ताकि हमारा क्रैक्स वगैरह जो है उसमें डेवलप ना हो हमारे बीम में, और हमारा बीम जो है वो फेलियर कंडीशन से बच जाए। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं, जिसमें एक आपका बहुत ही पॉपुलर मेथड है जो हमारे सिलेबस में भी पढ़ना है, और उसका नाम है मैकाउले डबल इंटीग्रेशन मेथड। दूसरा है यूनिट लोड मेथड। इसे हम लोग वर्चुअल वर्क मेथड भी बोलते हैं। तीसरा है कंजुगेट बीम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, कंजुगेट बीम मेथड। और चौथा है आपका स्ट्रेन एनर्जी मेथड। और भी बहुत सारे मेथड है जिससे हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ हमें मैकुलस डबल इंटीग्रेशन मेथड के बारे में पढ़ना है कि कैसे मैकुलस डबल इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग इजीली स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग मैकाउलेस डबल इंटीग्रेशन मेथड के बारे में पढ़ते हैं। मैकाउलेस डबल इंटीग्रेशन मेथड में एक्चुअली इन्होंने यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन से एक इक्वेशन जनरेट किया। यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से इन्होंने एक इक्वेशन को डेवलप किया। यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपका, d2y/dx² इज इक्वल टू 1/r। ये r क्या है आपका, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली हमने जो बेंडिंग स्ट्रेस में जो हम लोगों ने बेंडिंग इक्वेशन लिखा था,
तो वहाँ पे ऐसा हम लोग का जो बीम में लोड आया था, तो लोड के बाद हमारा बीम का शेप ऐसा हो गया था, ठीक है। और इसका जो सेंटर होगा एक क्या बन रहा है, अगर इसको ऐसे हम लोग मिलाएं तो एक सर्किल टाइप का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्किल का जो रेडियस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सर्किल का जो रेडियस होगा ये आर, इसी को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको बस हम लोग सर्किल से निकाल लिए, ठीक है। एक्चुअली आपके सिलेबस में डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इसीलिए हम लोग डेरिवेशन को बाद में पढ़ लेंगे, है ना। अभी सिर्फ हम लोग रिलेशन पे आते हैं। तो ये आपका रिलेशन निकल के आता है, इस डेरिवेशन को हम लोग करेंगे, है ना। तो डेरिवेशन से ये रिलेशन निकल के आएगा d2y/dx² इज इक्वल टू 1/r। कर्वेचर आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली जो आपका भी मैंने बताया था कि हमारा जो डिफ्लेक्टेड शेप होता है उसको और हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टेड शेप या इलास्टिक कर्व। तो ये क्या है, एक कर्वेचर है, एक कर्व हो रहा है ये, है ना। तो इस कर्वेचर का, ये कर्वेचर किस में से कटा होगा, सर्किल में से कटा होगा, सर्किल में से काट लिया इस कर्वेचर को। तो इस कर्वेचर का अपना एक रेडियस होगा, है ना। इस सर्किल का जो रेडियस होगा वही कर्वेचर का रेडियस होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। जो ये कर्वेचर का रेडियस होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अगर इस कर्वेचर को हम लोग मिला के एक सर्किल बना दें तो वहीं से ये क्या होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली इसका डेरिवेशन भी है, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो डेरिवेशन को हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ रिलेशन पे आते हैं। तो d2y यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन से ये रिलेशन आता है d2y/dx² इज इक्वल टू 1/r, जहां r क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² इज इक्वल टू 1/r, वेयर r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग बात करते हैं मोमेंट इक्वेशन की, है ना, बेंडिंग इक्वेशन की। तो हम लोग बेंडिंग इक्वेशन से फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं m/i इज इक्वल टू, आपको याद होगा आपने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ा था बेंडिंग इक्वेशन, वहां हमने इसको ड्राइव किया था बेंडिंग इक्वेशन को, m/i इज इक्वल टू f/y इज इक्वल टू e/r। तो कुछ ऐसा रिलेशन हमारा आया था। अगर इन दोनों रिलेशन को हम लोग कंपेयर करें तो क्या मिल जाएगा हमें, m/i और जो आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको i के साथ ले आते हैं, तो m/ei इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r। तो ये आपका एक रिलेशन आ गया, m/ei इज इक्वल टू 1/r, ठीक है। अब 1/r को क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx²। तो ये एक रिलेशन आपका बन के आ जाता है d2y/dx² इज इक्वल टू m/ei। कुछ नहीं करना है, 1/r की जगह क्या पुट कर दिए हम लोग, d2y/dx² पुट कर दिए, है ना, 1/r की जगह, फ्रॉम यूलर्स इक्वेशन, यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, ठीक है। बस इसी रिलेशन की हेल्प से हमें डबल इंटीग्रेशन मेथड करना है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाता है आपका d2y/dx² और ये जो टर्म है आपका ei, ये हमारा मार्कर है और इसमें हम लोग बेंडिंग करेंगे और ये मूव करेगा, इसमें बेंडिंग की वजह से फ्लेक्सरल होगा। तो इसके अंदर जो रेसिस्टेंस करेगा, फ्लेक्सर को रेसिस्ट करेगा, उसे हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सरल रिजिडिटी, है ना। तो ei d2y/dx² इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसको, मोमेंट या फिर बेंडिंग मोमेंट। ये आपका m जो है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ही है, तो इसको हम लोग बेंडिंग मोमेंट
के बराबर लिख सकते हैं। ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट। ये आपका जो है मेन इक्वेशन है, बस इसी को आपको याद रखना है ना। इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे और आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बहुत ही इजी डबल इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो अब इसको यूज कैसे करते हैं हम लोग, जैसे ये जो बेंडिंग मोमेंट हम लिखते हैं, तो ये बेंडिंग मोमेंट मान लो कि कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, और हमने क्या किया, ये एल स्पैन है इसका, और इस पे आपका डब्लू केन पर मीटर इंटेंसिटी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन को हम लोग कट कर लेंगे और इस सेक्शन के अबाउट क्या करेंगे, हम लोग मोमेंट को लिखेंगे, है ना। इस सेक्शन का नाम भी दे देंगे एक्स एक्स डेक्स, और इस सेक्शन के अबाउट हम लोग मोमेंट को लिखेंगे। तो जो इस सेक्शन के अबाउट मतलब इस सेक्शन पे जो हमारा मोमेंट जनरेट होगा, जो मोमेंट आएगा वही हमारा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो मान लो कि अभी जो मोमेंट आ रहा है यहाँ पे, मान लिया कि mx हमारा यहाँ पे मोमेंट आ रहा है, इस सेक्शन पे हमारा मोमेंट क्या आ रहा है, m सफिक्स x, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स। अब इसको हम लोग दो बार अगर इंटीग्रेट करेंगे, है ना, अगर पहली बार हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट इसका डबल इंटीग्रेशन नाम ही इसलिए है क्योंकि इसको हम लोग एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा स्लोप मिलता है, और दूसरे बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिफ्लेक्शन का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। जैसे ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स होता है, वैसे ही ई आई, इसको नोट कर लेना, ई आई डी क्यू वाई बाई डी एक्स, क्यू जो होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं शियर फोर्स, है ना। और ई आई डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर इज इक्वल टू हो जाता है आपका लोड इंटेंसिटी। ये क्या हो जाता है, लोड इंटेंसिटी हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कई बार कि शियर फोर्स क्या होता है। और जैसे कि हम लोग अगर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, तो हम लोगों ने वहां देखा था कि मोमेंट का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें शियर फोर्स मिलता है ना। तो यहाँ भी इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे इस टर्म का, क्योंकि मोमेंट किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू आ जाएगा, और जो कि शियर फोर्स के बराबर होगा। फिर शियर फोर्स जो हम लोग पढ़े थे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में, कि शियर फोर्स का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें एक बार तो हमें क्या मिलता है, लोड इंटेंसिटी मिलता है ना। तो हम लोग इसका अगर हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन इस टर्म का, तो हमें क्या मिलेगा, लोड इंटेंसिटी मिलेगा, ठीक है। इसको आप इसको आप रेट ऑफ लोडिंग भी बोल सकते हैं। इसको नोट कर लेना कहीं, ठीक है। अब ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स, है ना। अब इसको हम लोग करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा वैल्यू मिलेगा ई आई क्या रहेगा पूरे ओवरऑल इक्वेशन में, ये ई आई जो हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लेक्सर रिजिडिटी है, क्रॉस सेक्शन पे, यंग्स मॉडुलस किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन पे, मटेरियल पे, है ना, किस मटेरियल का कितना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना। तो जनरली हम जानते हैं कि जो माइल्ड स्टील होता है उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ मेगा पास्कल होता है, माइल्ड स्टील का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। तो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये हमारा मटेरियल पे डिपेंड करेगा। और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, बी डी क्यू बाई 12। तो इस फॉर्मूला में भी देख रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है हमारा
आई का वैल्यू, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन पे, मतलब इसको मोमेंट या फोर्स से कोई मतलब नहीं है इस टर्म को, इसीलिए ये टर्म क्या होगा पूरे इक्वेशन में कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये वाला टर्म आपका इंटीग्रेट होगा तो क्या वैल्यू आ जाएगा, dy बाई dx, और ये वाला टर्म इंटीग्रेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट अगर टर्म इंटीग्रेट हो जाएगा तो ये मोमेंट अगर हमारा है ना कांस्टेंट, ये मोमेंट हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और इसमें क्या है, सफिक्स है x, है ना, ये x से मल्टीप्लाई नहीं है, ये सफिक्स में x है, नीचे में x है ना, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग किसके टर्म में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंट और x हो जाएगा, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसमें ऐड हो जाएगा, वो होगा हमारा C1 प्लस का। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अगेन, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऐसे लिख सकते हैं, अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो जब हम लोग दोबारा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, ei dy, सॉरी, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे dy बाई dx को तो हमारे पास ये बचेगा y, है ना, ei इंटू वाई, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो सफिक्स में है, ये मल्टीप्लाई है तो इसके पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/2, 2 डिवाइड भी हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ था, है ना, तो x मल्टीप्लाई हुआ था, अब x का इंटीग्रेशन होगा तो x² बाई 2 हो जाएगा, अब प्लस ये C1 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है C1, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस एक एक्स्ट्रा हमारा कांस्टेंट जुड़ जाएगा इसमें, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2। तो देख रहे हैं आप कि एक बार इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारा स्लोप का इक्वेशन मिल रहा है, dy बाई dx एक्चुअली क्या होता है, स्लोप होता है, और दूसरी बार जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y क्या हो गया, डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, y क्या है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल गया, है ना, तो एक बार डिफ्लेक्शन मिल गया और एक बार हमारा स्लोप मिल गया। तो इसी इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, 2 बार इंटीग्रेट करके हम लोग सारा वैल्यू स्लोप और डिफ्लेक्शन का किसी भी सेक्शन पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो यहाँ पे C1 और C2 है हमारा, ये हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये हमारा C1 और C2 क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और ये EI जो है हमारा, ये क्या इसको हम लोग बोलते हैं, EI को फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, इसका वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। डिटरमाइन कर लिया स्लोप और डिफ्लेक्शन की इक्वेशंस को। अब उसमें जो C1 एंड C2 हमारा, C1 एंड C2 जो हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, उसे हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो इसके लिए हमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना होता है, और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके हम लोग C1 और C2 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और फिर C1 एंड C2 का वैल्यू कैलकुलेट करके वापस उन दोनों इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं, और फिर वो हमारा फाइनल इक्वेशन बन जाता है। उसके हेल्प से फिर हम लोग अपने बीम में कहीं भी किसी भी सेक्शन पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो C1 एंड C2 आर इंटीग्रेशन constant which can be calculated by using or applying boundary condition। एक्चुअल में बाउंड्री कंडीशन अभी आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो अगर मैं कैंटिलीवर बीम लूँ तो कैंटिलीवर बीम का अगर मैं बाउंड्री कंडीशन देखना चाहूँ तो ये देखो, कैंटिलीवर बीम ऐसा समझो कि कोई आपका दीवार है और दीवार से छड़ निकला हो, रेनफोर्समेंट बाहर की तरफ निकला हो और उसमें पकड़ के आप झूल रहे हो, ठीक है, इसको पकड़ के झूल रहे हो।
तो ऐसा आप इमेजिन करो तो आपको दिखेगा क्या कि जो आपका डिफ्लेक्टेड शेप होता है कैंटिलीवर बीम में, जहाँ फिक्स्ड होता है दीवार से हमारा रड निकला हुआ है, ठीक है, और वो कुछ दूर बाद से डिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे, अगर ए पॉइंट पे हम लोग देखें तो ए पॉइंट पे हमारा क्या होगा, डिफ्लेक्शन का वैल्यू भी 0 होगा और स्लोप का वैल्यू भी 0 होगा, ठीक है, क्योंकि इसी पे टेंजेंट लेंगे तो कुछ हमें एंगल मिलेगा नहीं। लेकिन अगर हम लोग बी पॉइंट पे देखें, तब बी पॉइंट पे हम लोग अगर देखते हैं तो ये देखिए बी है और ये यहाँ से डिफ्लेक्टेड शेप हुआ और हमारा जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन ये यहाँ पे आ गया बी से बी डैश, है ना। तो अगर हम लोग बी की बात करें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, इस पॉइंट पे वाई बी जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा बी पॉइंट पे वो क्या मिलेगा, बी बी डैश, और हमारा जो स्लोप होगा वो क्या मिल जाएगा थीटा बी पे, कुछ ना कुछ हमारा स्लोप भी एंगल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग इस पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, और यहाँ पे इस पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये जहाँ पे मिल रहा है आपका, इन दोनों के बीच भी क्या होगा, इस टेंजेंट और इस टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वही क्या हो जाएगा हमारा थीटा बी। इस पॉइंट पे टेंजेंट ले लिए, इस पॉइंट पे टेंजेंट ले लिए, और दोनों के टेंजेंट के बीच में जो हमारा एंगल बनेगा वो क्या होगा, स्लोप होगा बी पॉइंट पे, तो वो थीटा बी हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर इसको ऐसे देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, ये हमारा बीम है और ये हमारा डिफ्लेक्टेड शेप बनाया, है ना। अब इस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ले लिए, बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, अब इस लाइन को यहाँ पे ले आते हैं हम लोग, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, थीटा बी। इस लाइन को बस नीचे ले शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे बात एक ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, तो यहाँ पे थीटा बी बन जाएगा, वही स्लोप हो जाएगा आपका। तो यही हमारा बाउंड्री कंडीशन हमें कैंटिलीवर का अगर केस होगा तो हम लोग क्या करना है कि एक बार हम लोग को डिफ्लेक्शन को 0 करना है और दूसरी बार स्लोप को 0 करना है, हमारा काम हो जाएगा। कैंटिलीवर के केस में हमारा C1 C2 ऐसे ही फाइंड आउट होगा। अगर मैं बात करूं सिंपली सपोर्टेड बीम की, तो सिंपली सपोर्ट बीम में वैसे ही 2 बुक रख दो, उस पर एक स्केल रख दो और उस पर लोड डाल दो, तो उससे क्या होगा, आपका डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा आपका डिफ्लेक्टेड शेप बन के आएगा। ये मान लो सी पॉइंट है, ये मान लो ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, ठीक है। तो अगर ए पॉइंट पे अगर हम लोग देखें कि कोई डिफॉर्मेशन हो रहा है क्या बीम में इनिशियल टू फाइनल, तो हमारा कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन एट ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिफ्लेक्शन वैसे ही हम लोग का इस सपोर्ट पे, मतलब किसी भी सपोर्ट पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन तो आपका 0, सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन 0 होगा ही होगा, क्योंकि सपोर्ट पे जो हमारा जो सेक्शन रहेगा वो नीचे नहीं आ सकता है, क्योंकि उसको सपोर्ट रोक के रखेगा, है ना। तो कोई भी सपोर्ट रहेगा वहां पे हमारा डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0 रहेगा, है ना। कोई भी वहां पे डिफ्लेक्शन होने का बात ही नहीं है जहां पे आपका सपोर्ट आ गया। अब बीच में तो कोई सपोर्ट है नहीं, है ना। और क्योंकि अगर हमारा लोड सिमेट्रिकल रहेगा, एकदम बीच में लगेगा, जैसे ये मान लो कि तुम्हारा ये पूरा डिस्टेंस L है, L स्पैन का बीम है, और ये हमारा जो लोडिंग कंडीशन लग रहा है वो L/2 पे लग रहा है, तो ये सिमेट्रिकल लोड होने की वजह से जो आपका डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन होगा वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। तो YC बराबर YC पे, मतलब डिफ्लेक्शन एट C पे क्या होगा हमारा, वो मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, क्योंकि अब देखो यहाँ से एक कर्व जो है वो टर्न हो रहा है, ये कर्व जो है यहाँ से टर्न हो रहा है, मूव हो रहा है ऊपर की ओर, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारा एक स्ट्रेट लाइन वो कर्व बनाएगा, हम थोड़ा सा दिखेगा, एक पॉइंट ही दिखेगा जहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन होगा। वहीं पे अगर हम लोग टेंजेंट ले लें तो वहाँ पे कोई भी एंगल हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों लाइन क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, तो कोई भी हमें वहाँ पे एंगल नहीं मिलेगा। तो उसी पॉइंट पे थीटा C क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन मैक्सिमम मिलेगा। मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सिंपली सपोर्टेड केस में जहाँ पे हमारा स्लोप का वैल्यू 0 होगा, जहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 होगा, वहाँ पे हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा।
है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए, और फिर हम लोग जो हमारा ये क्या था ए पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए हम लोग, ये हमारा क्या था, इलास्टिक कर्व था, है ना। और हम लोग जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप की जो हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, टेंजेंट ड्रॉन करेंगे एक बार इनिशियल पॉइंट पे और एक बार फाइनल पॉइंट पे। तो एक बार इनिशियल पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए, एक बार फाइनल पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए, तो दोनों के बीच का जो एंगल मिल रहा है हमें वो क्या हो जाएगा, थीटा ए हो जाएगा। वो हमारा स्लोप कहलाएगा, जो एंगल बनेगा वो हमारा स्लोप कहलाएगा ए पे, है ना। उसको हम लोग बोलेंगे इतना ही स्लोप हमारा ए पे आ रहा है। वैसे ही हम लोग अगर बी पॉइंट पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इनिशियल पॉइंट पे और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बी के फाइनल पॉइंट पे, तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, थीटा बी हो जाएगा। इसी को लोग बोलेंगे कि हमारा स्लोप है बी पॉइंट पे, थीटा बी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्लोप जीरो नहीं होगा, स्लोप का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, और यहाँ पे भी स्लोप नहीं होगा, स्लोप का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, है ना। मतलब स्लोप अननोन होगा हमारा। सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट पे हमारा डिफ्लेक्शन नोन है, क्योंकि डिफ्लेक्शन जीरो है, डिफ्लेक्शन नोन है कि डिफ्लेक्शन जीरो होगा ही ए पे, लेकिन हमारा स्लोप क्या है, अननोन है ना। हमें पता नहीं कि यहाँ पे स्लोप जीरो तो नहीं होगा, ये तो पता है, लेकिन स्लोप में कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, उसको कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि डिफ्लेक्शन बी पे जीरो होगा, लेकिन स्लोप का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, स्लोप जीरो नहीं है यहाँ पे, तो उसे हम लोग कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। सी पॉइंट पे देखिए, तो सी पॉइंट पे हमारा क्या है, स्लोप जीरो है, लेकिन यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या है, हमारा मैक्सिमम है। तो ये कुछ बातें जो मैंने कैंटिलीवर की बताई और सिंपली सपोर्ट बीम की बताई, उसे आपको याद रखना है, इसको नोट भी कर सकते हैं आप, है ना। ये हमारा बाउंड्री कंडीशन है, इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। जब हम लोग सारे क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन को, और इसी बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से आपका जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है C1 और C2 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये बाउंड्री कंडीशन याद रखना बहुत जरूरी है। इसको कॉन्सेप्ट से भी आप याद रख सकते हैं, है ना। सिंपल ही कुछ नहीं हो रहा है ना। अब सपोर्ट जहां भी रहेगा तो वो तो आपका सेक्शन नीचे आ नहीं पाएगा, मतलब वहां पे डिफ्लेक्शन जीरो होगा, ये तो पता ही है आपको, है ना। बाकी हम लोग क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। इसको हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे तो बहुत इजीली हम लोग को सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। थैंक यू।